Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson or first lesson. Today is our first day. आज हम बात करेंगे जो हमारा डे वन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बेसिक। देखिए, जो अंग्रेजी जबान है उसकी कुछ बुनियादी बातें होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि ABCD वगैरह, ठीक है। फिर उनको मिलाकर पढ़ना, उनके साउंड, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, ये सब रहता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स में आते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक का मतलब है, मतलब वो अंग्रेजी जो जबान है जिसको आपको बोलना सीखना है, ठीक है, उसका जो बेसिक है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। कुछ लोग होता ही है कि बेसिक के नाम पे बड़े बड़े अच्छे से टाइटल निकालते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि वो आपको इतने महीने तक बेसिक सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंटरमीडिएट, फिर आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। बहरहाल, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एक इंसिडेंट, वो मेरे मैनेजर के पास एक कॉल आई थी बच्ची की। तो उसने कहा कि सर, मेरा बेसिक तो मेरा क्लियर है सर, मुझे तो एडवांस ग्रुप चाहिए ज़रा। तो उन्होंने एक दो सवाल कर लिया कि वो आपका जो बेसिक तो क्लियर है, खैर एक दो सवाल आपसे कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, कर लें। तो उनसे पूछा गया कि वो आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं। तो उनका जवाब था कि ये टेंसेस क्या होता है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि टेंसेस क्या होते हैं उसका बेसिक कितना क्लियर होगा। बहरहाल, उस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की हमारे यहाँ, 6 महीने उसने पूरे किए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी अंग्रेजी काबिल इत्मीनान हुई। हर बंदा इंग्लिश कम्युनिकेशन के बेसिक अपने एतबार से तैयार करता है। हमने उसको अपने एतबार से यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, ठीक है। आज का जो लेसन है वो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस पर ही मुश्तमिल है, और उसी को वो शामिल है, उसी को कंटेन है। वो आपको ज़रा ध्यान से देख लेना है। उनको चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल सी नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो चीज़ें पहले से आती होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें और स्टूडेंट के सामने पेश की जा रही हैं जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, ताकि उसको थोड़ी सी चीज़ें आ जाएं और वो अगली बात समझने लगे। बस, यहाँ पर आपके सामने लिख रहा है सेंटेंस। क्या लिख रहा है? सेंटेंस। इसी को कहा जाता है जुमला। उर्दू में इसको जुमला कहा जाता है, और इंग्लिश में यही सेंटेंस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस कहते किसे हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, लिख रहा है यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जिससे पूरी बात समझ में आती हो, तो उसको कहा जाता है सेंटेंस है। कई सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनको हमने मिलाया और मिलाकर एक किया। तो मिलाकर जब हमने इनको एक किया तो फिर वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया कि जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में हमें आ रहे हैं। तो कंप्लीट मीनिंग जब समझ में हमें आ रहे हैं किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो कहा जाएगा उसके बारे में कि वो सेंटेंस है। और अगर उससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, कंप्लीट मीनिंग नहीं हमें समझ में आ रहे हैं, तो कहा जाएगा कि वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिएगा, यहाँ लिख रहा है आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो आई एम ईटिंग केक, यहाँ पर अगर आप देखें तो आई एक अलग वर्ड है, एम अलग वर्ड है, ईटिंग एक अलग वर्ड है, और केक अलग वर्ड है। ये कई सारे वर्ड्स हैं जिनको मिला लिया गया तो एक ग्रुप बन गया। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। वो क्या है? एक बंदा कह रहा आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो जैसे ही उसने कहा आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, तो हमें पूरी बात समझ में आ गई कि भाई एक बंदा अपने बारे में ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब, मैं केक खा रहा हूं। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, उसी को कहा जाता है वो सेंटेंस है।
इसलिए आई एम ईटिंग केक ये सेंटेंस है। वो एग्जाम्पल कि जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हों लेकिन कंप्लीट मीनिंग वो नहीं दे रहा हो, वो सेंटेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द वे यू, द द वे यू, द एक अलग वर्ड है, वे एक अलग वर्ड है, यू एक अलग वर्ड है। तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, देर आर 3 वर्ड्स। देखिए यहां पर द वे यू, इसका ट्रांसलेशन है जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप। तो इसका कोई मीनिंग है? आपके सामने कोई गब जिस अंदाज से आप, तो आप पता क्या कहेंगे सुन के? या भाई साहब, दिमाग वहां सही है आपका, पूरी बात तो कही है, जिस अंदाज से आपका क्या मतलब? भाई हाँ, अगर ये कहें आपके जिस अंदाज से आप बोलते हो भैया कोई नहीं बोलता है, जिस तरह से आप पढ़ाते हो भैया कोई नहीं पढ़ाता है, जिस तरह से आप सुलूक करते हो कोई सुलूक नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ये बात आप कहें तो पूरी समझ में आ रही है बात, लेकिन द वे यू से तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब देखिए द वे यू, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, द अलग, वे अलग, यू अलग, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया गया, अल्फाज का एक मजमुआ तो पाया गया। लेकिन ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तो इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कहे। तो सेंटेंस होने के लिए जरूरी ये है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो कई सारे ग्रुप वर्ड्स हैं, उनको जो मिलाकर आपने एक ग्रुप बनाया है, तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तब कहा जाएगा सेंटेंस, अदरवाइज नो। ये सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है इसमें। अगली बात, सेंटेंस क्लियर हो गया किसे कहते हैं भाई साहब? सेंटेंस के बाद हमें देखना ये है कि सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, सेंटेंस में चीजें कितनी होती हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, देखिएगा 1 2 3 4, सेंटेंस में 4 चीजें होती हैं बुनियादी तौर पर। कितनी चीजें होती हैं भाई साहब? 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट को उर्दू में अगर एक लफ्ज दिया जाए तो इसको कहा जाता है फाइल। इस सब्जेक्ट को अगर वर्ड दिया जाए उर्दू में तो इसको कहा जाएगा फाइल। ठीक है। सब्जेक्ट कहते किसे हैं सर? एक सवाल है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, बहुत मुश्किल डेफिनेशन, इसकी जरा ध्यान से सुन लेना, बहुत मुश्किल है। किसे कहते हैं सर सब्जेक्ट? जवाब, भैया जो करने वाला हो। इतनी मुश्किल, अब देखिए आप। किसे कहते हैं सब्जेक्ट? विच इज डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो करने वाला होता है किसी भी काम को, सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई सवाल करने लगे भी आपको कौन पढ़ा रहा है या कौन पढ़ाता है, तो आप कहेंगे जकरिया सर। तो जकरिया सर सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि वो पढ़ा रहे हैं, तो जो भी काम करने वाला बंदा होगा वो सब्जेक्ट होगा। आपके घर से आप भी और आपका दोस्त गुजर रहा है, बड़ी अच्छी सी आपका किचन में से बिरयानी की खुशबू आ रही है। आपका दोस्त आपसे कह रहा है, भैया कौन बना रहा है खाना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने कहा यार अम्मी जान बना रही है भाई। तो ये बिरयानी बनाने वाली कौन है? अम्मी जान। अम्मी जान क्या हुई? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि काम को वो कर रही है, बिरयानी जो बनाने का काम है उसको वो कर रहे हैं। अगले दरवाजे से आप गुजरे, आपके एक चचा का मकान था, आपका फ्रेंड आपके साथ है, वो कह रहा है अबे भैया कौन है, बच्चा रो रहा है, ये बच्चा कौन रो रहा है जिसकी आवाज आ रही है? तो आपने कहा नहीं यार वो मेरा चचाजाद भाई है छोटा, वो रो रहा है। तो यहाँ पर जो चचाजाद भाई है, आपका जो कजिन है, वो जो रो रहा है, ये रोने वाला बंदा यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों? इसलिए कि रोने का जो काम है इसको कौन कर रहा है? वो छोटे वाले भाई साहब कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हुए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं बाबू? जो करने वाला हो किसी भी काम को, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सिंपल है। ठीक है। अगली बात, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं सर? अच्छा, इसमें उर्दू में इसको अगर लफ्ज दिया जाए वर्ब को तो इसको कहा जाता है फ़िल। उर्दू में अगर इसको लफ्ज दें तो क्या कहेंगे? फ़िल। तो जो वर्ब होता है उसको अरबी उर्दू की दुनिया में फ़िल कहा जाता है और अंग्रेजों के यहाँ उसको वर्ब कहते हैं।
सर वर्ब कहते कि इसकी थोड़ी सी वजाहत और डेफिनेशन कर दें। वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसको वर्ब कहा जाता है। फिर एक बार सुन लीजिए। सर वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, भाई जो वर्ड, जो लफ्ज काम को बताता है या एक्शन को बताता है उसको कहा जाता है वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इनके लिए जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होंगे सारे के सारे वर्ब हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? वर्ब हैं। इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी दो बातें बताइए आपको, पहली सब्जेक्ट की और दूसरी वर्ब की। तो क्लियर है? एग्जाम्पल से समझाना, बाकी ये भी समझाऊंगा। लास्ट में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप उर्दू का लफ्ज दें तो उर्दू या अरबिक में जो मफऊल होता है वही अंग्रेजों के यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, विच इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अभी आपने मोटी मोटी सी बात अभी पढ़ी है, इसको एग्जाम्पल से जब हम देखेंगे ना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। चौथे नंबर पर है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसको अगर उर्दू में लफ्ज दिया जाए तो मुआविन फ़िल, मुआविन फ़िल कह सकते हैं आप। ठीक है, चूंकि इसमें कई सारे हमारे बच्चे वो हैं जो उर्दू ग्रामर से ऑलरेडी वाकिफ हैं। ठीक है, दे नो उर्दू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग देम। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? एक सवाल है। जवाब, जो वर्ड, जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब। जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। देखो इस लफ्ज से भी समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब यानी कोई ऐसा लफ्ज है, कोई ऐसा वर्ड है जो वर्ब की हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड को, ऐसे लफ्ज को जो वर्ब की हेल्प करता हो, जो वर्ब की हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब एक छोटा सा सवाल ये है कि सर कई हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? तो देखो ये एरो का निशान यहाँ पर है, इससे इशारा ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। हालांकि इसको हमने चौथे नंबर पे जिक्र किया है, अलग वो अलग मसला है, लेकिन आता कहाँ है? सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में आता है। एक और सवाल, सर क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आता है? जवाब, नहीं। फिर कहाँ कहाँ आता है? आगे पढ़ेंगे आप। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना पढ़िए कि एक हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल सेंटेंस में आता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, बस इतना ही याद रखना है अभी। बाकी कहाँ कहाँ आ जाएगा वो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे खुद समझ में आता रहेगा। ठीक है, इसमें परेशान मत होइएगा। अभी जो मैंने सारी बातें आपको ऊपर बताई हैं, इनको दो एग्जाम्पल हैं, उनसे जरा इनको अप्लाई करते हैं उस पर। देखिए, देखिएगा। एग्जाम्पल नीचे क्या लिख रहा है भाई? एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई क्या है भाई साहब? आई है जी सब्जेक्ट। सवाल, सर आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं यानी आई, इसलिए आई सब्जेक्ट है। और जो करने वाला होता है किसी भी काम को वही तो सब्जेक्ट होता है। तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इसमें इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं ना, और मैं के लिए अंग्रेजी में आई आता है, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगली बात, एम को छोड़ दीजिए, भी स्टडिंग ले लीजिए। सर ये स्टडिंग क्या है जी? जवाब ये भाई साहब, ये वर्ब है। स्टडिंग क्या है? वर्ब है। अब फिर यह सवाल ये हो गया कि सर ये स्टडिंग वर्ब है क्यों? जवाब, भाई आपको अभी बताया था कि जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसी को कहा जाता है वो वर्ब है। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में पढ़ने का जो काम है, पढ़ने का जो एक्शन है, तो इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड बता रहा है? स्टडिंग, इसलिए स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब। और जो वर्ड, जो लफ्ज
काम को बताता है उसी को तो वर्ब कहा जाता है। और पढ़ने के काम को स्टडिंग बता रहा है यहाँ पर पूरे सेंटेंस में, इसलिए स्टडिंग क्या हुआ, वर्ब। सिंपल है। अगली बात, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है सर, ऑब्जेक्ट। सवाल, सर इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है। देखिएगा, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, इतने को अगर आप देखें और इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका मीनिंग और ट्रांसलेशन होगा मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग का क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूं। अब फौरन सामने वाले बंदे ने आपसे सवाल कर लिया, भाई साहब पढ़ क्या रहे हो आप, ये जो आपका पढ़ना है आप पढ़ किस चीज को रहे हो, तो पढ़ने का जो आपका एक्शन है वो हो किस चीज पर रहा है। आपने फौरन जवाब दे दिया भाई साहब इंग्लिश को। तो आपका जो पढ़ने का ये अमल और एक्शन है किस पर हो रहा है, ये पढ़ने का एक्शन हो रहा है भाई साहब इंग्लिश पर। और जिस पर एक्शन होता है उसी को तो ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और स्टडिंग जो वर्ब है इसका एक्शन किस पर हो रहा है, किसको पढ़ा जा रहा है, नहीं इंग्लिश को। इसलिए इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। फिर से बताता हूँ ये वाली बात शॉर्ट्स में, जरा सुनिएगा शॉर्ट में। यहां पर इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। सवाल, सर ऑब्जेक्ट क्यों है। जवाब, भाई साहब आपको ये बताया गया है जिस पर एक्शन होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, किस चीज को पढ़ रहे हो आप। जवाब मिला इंग्लिश को। तो पढ़ने का एक्शन इंग्लिश पर हो रहा है, और जिस पर एक्शन होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसलिए इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ओके, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। आई एम ईटिंग केक, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई क्या है जी यहाँ पर, अच्छा सॉरी ऊपर वाले एग्जाम्पल में एम रह गया। एम सोच रहा हूँ भाई साहब मेरे साथ नाइंसाफी मत करो। आपने सबका जिक्र कर दिया, सबकी तारीफात कर दी, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। और जबकि मुझे भी आपने मजलिस में बुलाया, मुझे भी जलसे में बुलाया गया है, मुझे भी प्रोग्राम में बुलाया आपने। ओके, एम क्या है सर यहाँ पर, एम है हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है। जवाब, एम यहाँ पर स्टडिंग जो वर्ब है इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। एम यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों है हेल्पिंग वर्ब सर, ये सवाल है। जवाब, भाई साहब अगर ये आप एम नहीं लाओगे तो ये जो वर्ब है ना स्टडिंग, ये आपको अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। इसके मीनिंग को कंप्लीट लेने के लिए या इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई ना कोई वर्ड लाना पड़ेगा, और वो है एम। वो है एम। एम अगर नहीं लाते हो आप तो इस सेंटेंस में जो स्टडिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ब आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या यूं कह लो इस वर्ब की हेल्प करने के लिए आपको एम लाना ही पड़ेगा, तभी इस एम को कहा गया कि यह है हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ब की हेल्प करने वाला। ये भाई साहब बेसागी से चलता है, जब तक ये एम इसके साथ टेक लगाने के लिए नहीं होगी ये जब तक आगे नहीं बढ़ने का है। ठीक है। तो एम को हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा गया है चूंकि इस वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आप एम हटा देंगे तो स्टडिंग जो वर्ब है इसकी हेल्प करने वाला कोई वर्ड नजर यहाँ नहीं आता है। जब कोई वर्ड नहीं रहेगा इस स्टडिंग वर्ब की हेल्प करने के लिए तो ये मीनिंग भी आपको कंप्लीट नहीं देगा। और हमें मीनिंग को कंप्लीट लेना है, तो मीनिंग को जब कंप्लीट लेना है तो आपको स्टडिंग की हेल्प करने वाला कोई ना कोई वर्ड और लफ्ज लाना पड़ेगा, और वो है एम। इसलिए ये एम भाई साहब का नाम है हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने में। क्लियर। आगे आइएगा, एम। सर एम क्या है यहाँ पर, आई एम ईटिंग केक में एम भाई साहब सब्जेक्ट है। क्यों है सर, इसलिए कि आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो केक खाने वाला कौन है, मैं। और मैं के लिए तो आई आता है, इसलिए आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। अगली बात, ईटिंग। ईटिंग क्या है सर, भाई साहब वर्ब है। सवाल, सर वर्ब क्यों है। जवाब, भाई आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। यहां पर जो खाने का एक्शन है, खाने का जो एक काम है, इसको कौन बता रहा है पूरे सेंटेंस में आई एम ईटिंग केक में,
भाई ईटिंग बता रहा है, तो इसलिए ईटिंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। और जो लफ्ज और जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसी के बारे में तो कहा जाता है कि वो वर्ब है। और यहाँ पर खाने के एक्शन को ईटिंग बता रहा है, इसलिए ईटिंग वर्ब है। अगली बात, केक। ये जो केक वर्ड है ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर ये ऑब्जेक्ट क्यों है, भाई साहब आई एम ईटिंग, अगर आप इतना सेंटेंस बोलेंगे तो आई एम ईटिंग का मतलब मैं खा रहा हूं। सामने वाले बंदे ने फौरन पूछ लिया, मैं भैया क्या खा रहे हो आप, यानी आपका जो खाना है और खाने का जो अमल और एक्शन है ये किस चीज पर हो रहा है, किस चीज को आप खा रहे हो, आपको जिक्र करना पड़ेगा भाई साहब। आपने फौरन कह दिया आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो ईटिंग जो वर्ब है, इसका जो एक्शन है वो किस पर हो रहा है, केक पर। और जिस पर एक्शन होता है उसी वर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट है। इसलिए ईटिंग का जो एक्शन है वो किस पर हो रहा है, केक पर। इसलिए केक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो बहरहाल ये हमने सीखा यहाँ पर कि सेंटेंस में चार चीजें होती हैं, हर एक की हमने यहाँ पर डेफिनेशन समझी, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल से अप्लाई करके समझा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप चलती है कि सेंटेंस कितनी किस्म और कितनी प्रकार और कितने काइंड्स का होता है। लेट्स मूव फॉर दैट। देखिए भाई, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की किस्में, सेंटेंसेस की काइंड्स। मुझे यहाँ पर आपको के सामने जो जिक्र करना है और जो मेंशन करना है वो थ्री काइंड्स जिक्र करने हैं। ठीक है, सेंटेंस के थ्री काइंड्स मुझे यहाँ पर जिक्र करने हैं। मेरी बुक है, किसी वक्त मैं आपको अपनी जो बुक्स हैं हमारे यहाँ जो सिलेबस में ऐड भी हैं, जो आप बच्चों के पास भी होनी है, वो किसी और सेशन में बता दूंगा, अगर वक्त मिला तो आज ही बता दूंगा। अच्छा, आवाज किसी को बुलाइए जरा। हम्म, असरार आइए, असरार। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। बाबू आवाज कैसी आ रही, जी बहुत बढ़िया, बहुत आला। अच्छी आ रही है, हल्की? जी 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 बहुत बढ़िया। बहुत, बढ़िया। अच्छा फ्रेश। बढ़िया। ठीक है बाबू, ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई, वो जिस कुछ बच्चों को आवाज शायद कम आ रही बाबू, उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, वो असल में मेरे मैनेजर के पास अभी मैसेज किया कुछ बच्चों ने, तो वो उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तरफ से अगर आवाज कम आएगी तो सभी को कम आएगी। ठीक है, तो बहरहाल जिसको आवाज कम आ रही है, इसका मतलब ये कि आज नेटवर्क उनका साथ नहीं दे रहा, नाराज है आज। तो कल से उसको राजी कर लेना, आपका ये पता चला आपने 50% डाटा पहले ही उड़ा दिया आपने। जाहिर है, आपने अगर 50% डाटा पहले ही उड़ा दिया अपना, तो फिर आपका जो इंटरनेट बचता है ना आखिर में, वो ऐसा होता है जैसे कि बुखार में किसी बंदे से कहा जाए कि भाई साहब एक बाल्टी पानी भर के ले आओ, तो किस अंदाज में जाएगा आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके ना स्ट्रांग होनी चाहिए बाबू। ठीक है, 5G है तो बहुत अच्छा है, और घर पे अगर आपको वो लग रहा है तो वो भी अच्छा है, वाईफाई वगैरह। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा नेट को आप सेव करके रखिए अपना। ठीक है, ओके। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मुझे जो आपके सामने जिक्र करनी है वो सिर्फ थ्री काइंड्स जिक्र करनी है सेंटेंसेस की। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बुक्स में अपने अपनी चार गिनवाई हैं, किसी ने पांच। ठीक है, मैंने अभी चार पांच जिक्र कर रखी है, अपनी जो बुक है मेरी ग्रामर वाली। यहाँ पर सिर्फ तीन से हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव। किसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सवाल हो गया। सर अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं यार, बड़ी मुश्किल डेफिनेशन, कैसे बताऊं, बहुत ही मुश्किल है। अरे सर बता दो गुरु। सर अफर्मेटिव किसे कहते हैं, सवाल है, जवाब जिसमें हाँ हो, जिस सेंटेंस में हाँ हो दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिख रहा है देखो, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हाँ आ रहा है ना।
मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ भाई, मैं अरेबिक बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं रोजाना आता हूँ, मैं आया था, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा, मैंने बोला था, मैंने बताया था, मैं जा चुका हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं? अफर्मेटिव। क्यों? इसलिए कि सब में हाँ आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में हाँ आए, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल। नेक्स्ट। क्या है भाई ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। कौन बताएगा ये क्या है? लोअर देयर हैंड्स। अब आइए 5 बच्चे, आइए बताओ क्या लिख रहा है। ऊपर से बुलाओ बेटे, ऊपर से। हम्म। कौन है? जुनैद। निगेटिव सेंटेंस है सर ये। इसमें नो नो नकारात्मक नो। होते हैं, नॉट का यूज होता है इसमें। तो जो पूछ रहे हैं वो बताइए, सिर्फ ये लिख क्या रहा है? निगेटिव। ओके ठीक है, बस ये पूछना था बाबू। नेक्स्ट। उन्हें बुलाइए भाई। Yeah, negative, सॉरी। negative. ओके, बेहतर है, शाबाश। नेक्स्ट बुलाइए। हुसैन। सर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, ओके ठीक है। नॉट नॉट है ना, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस। शाबाश शाबाश, बस इसका इसका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन कराना है मुझे, बाकी कुछ नहीं। ने अज कहाँ है? हम्म। Negative, सॉरी। negative, ओके शाबाश शाबाश। चलिए एक और बुलाइए भाई। मुशर्रफ आइए। मुशर्रफ आइए। हम्म। नेगेटिव। ओके बेहतर है। अब बहरहाल देखिए, किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ लोग उसको निगेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव। अब तो इसको निगेटिव ना पढ़ के दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव पढ़ना है इसको, नेगेटिव। किसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस? अभी किसी ने बच्चे ने बताया था, बड़ा आसान है, जिसमें ना हो। ठीक है। जिसमें ना आए दैट इज नेगेटिव। सीधी सीधी बात है। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं आया था, मैं नहीं सो चुका हूँ, और मैं नहीं ले चुका हूँ, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, और मैं नहीं जा रहा था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से हैं? नेगेटिव है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर ना आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में ना आता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल है। पहले आया अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, अब है नेगेटिव जिसमें ना हो। नेक्स्ट। अरे वाह, जिन बच्चों को मैंने बुलाया था वो बच्चे मत आइएगा, उनके अलावा आओ। बुलाइए भाई। 4 5 बच्चों को फिर बुलाइए। क्या लिख रहा है ऊपर ये वाला? हाँ बुलाइए ब्रदर। हाफिज मसूद, महमूद सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ब्रदर। क्या है? इन इंट्रोगेटिव। अच्छा शाबाश, ठीक है, बेहतर। नेक्स्ट। उसामा ब्रदर। उस्मान। हम्म। इनवाइट बेटा। सर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, शाबाश। ओके नेक्स्ट। जी सुगरा आइए, सुगरा अंसारी। interrogative, इंटेरोगेटिव, शाबाश। चलिए और बुलाइए भी एक दो बच्चे को। तौसीफ रजा। सॉरी। इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके। चलिए इनको बुलाइए भाई। डॉक्टर, प्लीज। interrogative, इंट्रोगेटिव, ओके शाबाश। ओके इनफ। किसी और को? जी अम्मार आइए। सईदा अम्मार। Vagina, साथी, ओके बेटी शाबाश। interrogative, इंट्रोगेटिव, ठीक है बेटी शाबाश। ओके इनफ इनफ इनफ। जी देखिए, कई सारे बच्चों ने बताया, अलग अलग अंदाज में बताया। किसी ने पढ़ा था इसको इंटेरोगेटिव, अपने एतबार से सही पढ़ा उन्होंने। किसी ने पढ़ा इसको इंट्रोगेटिव, उन्होंने भी सही पढ़ा है। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। जो हाफिज महमूद ने तकरीबन सही पढ़ा था। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। किसे कहते हैं सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ये सवाल हो गया एक। जवाब,
भाई साहब जिसमें सवाल हो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें सवाल हो उसको कहा जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया? इसमें सवाल हो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, कब गए थे, कौन आया था, आपको किसी ने बताया था, आपको कौन पढ़ा रहा है, आप कहाँ पढ़ रहे हो, सारे के सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है। क्यों? हर एक में सवाल है भाई। तो जिस सेंटेंस में सवाल होगा दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगली बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, और 2 मिनट में समझ लेनी बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका, जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, जो सिंपल सेंटेंस होगा, उस सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठा के शुरू में रख दो बस। कुछ नहीं करना, खुद ब खुद इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा यहां पर लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ये असल सेंटेंस मालूम है क्या है? ये असल सेंटेंस ये है, ये जो भाई साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं ना यू, ये एक्चुअल और असल में यहाँ है शुरू में। अब इसको उठा के अगर यहाँ आप रख देंगे तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर स्टडिंग इंग्लिश। सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, सीधा बिल्कुल सेंटेंस, कुछ भी नहीं है। अब किया क्या गया है? तो असल सेंटेंस है यू आर स्टडिंग इंग्लिश। अब इस सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यानी आर, ये हेल्पिंग वर्ब था यहाँ पर, असल है यू आर, तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के शुरू में रख दिया। देखो यहाँ पर खुद ब खुद इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि जो भी सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे असल है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तो यू आर, आर जो है ये बाद में आ रहा है, इसी को उठाया और शुरू में रख दिया, ऑटोमेटिक यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है इंट्रोगेटिव बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस को आपसे अलग से आपको कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज, कोई ना कोई सवाल वाला वर्ड लाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लाना पड़ेगा, तब जाके वो इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे यहां पर क्या, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, ये जो वाई है लफ्ज, अगर इसको हटा दो आप, तो इस वाले सेंटेंस में और इसमें कोई फर्क रह जाएगा तेरा देखना? कोई नहीं है। इस वाई को अगर आप हटा देंगे तो यहां पर भी लिख रहा आर यू स्टडिंग इंग्लिश और यहां पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इंट्रोगेटिव की दूसरी काइंड बनाने के लिए जरूरी ये है कि सवाल वाले जो वर्ड्स हैं जिनसे आप सवाल करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, आप पढ़ेंगे भी आगे, मैं 1-2 दिन में देने वाला हूँ वाले अल्फाज भी आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो जो सवाल वाले वर्ड्स हैं, सवाल या वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उसमें से कोई ना कोई वर्ड लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनेगा। और अगर आप नहीं लाएंगे तो इसमें और उस दूसरे वाले काइंड बन ही नहीं सकती, वो सेम का सेम रहेगा। तो अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज, सवाल या वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपको लाना रहेगा। जैसे यहाँ पर हम ये वाई लेकर आए हैं, वाई, ठीक है भाई। तो देखिएगा, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है। दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस थोड़ा सा अंदाज का फर्क है। इस वाले को इंट्रोगेटिव बनाया गया है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया गया। इसको इंट्रोगेटिव बनाया है, अलग से कोई लफ्ज लाया गया, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, वहीं से ही आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दिया, बस कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पर आपको एक अलग से किसी बंदे को बुलाना पड़ा, भाई पार्टी तब होगी जब आप आएंगे, तो इनको आपने बुलाया भाई साहब को, और अपने सेंटेंस में शुरू ही में स्टेज पे बिठा दिया आपने कि सबसे मेन सोफे पे आप बैठिए। तो वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ पर वाई अलग से लाना पड़ा है, तब जाकर इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म, दूसरी काइंड बनी है। एक चीज पे गौर करना दोस्त, बहुत ध्यान से, और बड़ी प्यारी सी बात। देखो दोनों सेंटेंस हैं, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, दोनों सवाल हैं। सवाल है यकीनन। तो सवाल होने की बुनियाद पर दोनों के दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, बिल्कुल हैं। एक चीज पे गौर ये करना है कि दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हाँ भी आ रहा है। देखो, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, हाँ आ रहा है। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, हाँ आ रहा है। तो हाँ आने की वजह से ये दोनों के दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव भी है।
तो पता ये चला एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव इसलिए चूंकि सवाल है, अफर्मेटिव इसलिए कि उसमें हाँ है। सीधी सीधी बात है। अगले नीचे वाले देखिएगा, यहां पर क्या है, नोट लगा हुआ है, बस नेगेटिव है दोनों के दोनों। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो दोनों के दोनों जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं ये सवाल भी हैं। देखो, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? सवाल है। तो सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव है, और चूंकि इसमें नहीं आ रहा है तो ना आने की बुनियाद पर यह सेंटेंस नेगेटिव भी है। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? तो नहीं भी आ रहा है ना, तो नहीं आने की बुनियाद पर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव भी कहेंगे। तो ये सेंटेंस एक ही वक्त में इंट्रोगेटिव भी है सवाल होने की वजह से, और यही सेंटेंस एक ही वक्त में नेगेटिव भी है नॉट और नहीं आने की वजह से। अगला सेंटेंस, वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो यहां पर भी ये सवाल है इसलिए इंट्रोगेटिव है, और इसमें नहीं आ रहा इसलिए नेगेटिव है। तो पता ये चला एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक छोटी सी बात जो सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा आसान है, वो क्या है सर? वो ये है बाबू, जो वक्त है ना, वक्त, इस वक्त को तीन जगह तकसीम किया गया है। तीन जगह इसको कैटेगराइज किया गया। एक वो वक्त है जो गुजर गया, एक वो वक्त है जो चल रहा है, और एक वो वक्त है जो आइंदा आएगा। तो जो वक्त गुजर गया उसको कहा जाता है पास्ट, इसको उर्दू में लफ्ज बोला जाता है माजी। और जो वक्त चल रहा है वो है प्रेजेंट, इसको उर्दू में कहा जाता है हाल। और एक है फ्यूचर, वो वक्त जो आइंदा आने वाला है, इसको उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल। ठीक है। इससे ऊपर यहाँ पर लिख रहा है टेंसेस। ये टेंसेस क्या होते हैं? जो एक बच्चे ने भी सवाल करा था हमारे, उसने पूछा था मैनेजर ने। टेंसेस को बड़े आसान वर्ड्स में कहा जाए वक्त। टेंसेस क्या होता है? वक्त को बोलते हैं भाई साहब। और उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज आता है जमाने। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है जमाने। जमाने मतलब एक वो जमाना है जो गुजर गया, एक वो जमाना है जो चल रहा है, और एक वो जमाना और वक्त है जो आइंदा आएगा। तो टेंसेस का मतलब वक्त। तो वक्त वो जो गुजर गया उसको पास्ट बोलते हैं, जो मौजूद है उसे प्रेजेंट, और जो आने वाला हो फ्यूचर। ये जो पास्ट है इसकी चार किस्में और फोर कैटेगरीज हैं, देखिएगा। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं बाबू। तो इंडेफिनिट कहिए, सिंपल कहिए, एक ही बात है। तो पास्ट सिंपल कहें या पास्ट इंडेफिनिट कहें, एक ही बात है। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये हैं 12 के 12 टेंसेज। ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है भाई साहब, ये अंग्रेजों की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। इसको 12 के 12 टेंसेज आ गए, उसको अंग्रेजी आ गई। और ये 12 के 12 टेंसेज आप इतने आसान अंदाज में सीखने वाले हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। सच में आपकी इमेजिनेशन से ऊपर होगा इंशाल्लाह। इतने आसान अंदाज में हर हर चीज समझाऊंगा आपको मैं, हर हर चीज डिटेल से। कौन से को कब कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ कैसे आएगा, हर हर चीज इंशाल्लाह आप सीखने वाले हैं। ठीक है। क्लास आप पाबंदी से लेते रहिएगा। और किसी भी बच्चे को कभी कुछ पूछना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर एक बार नहीं, 1000 बार कोई चीज पूछेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और आपके सिलेबस में चूंकि 3 किताबें ऐसी हैं जो ऐड हैं, ठीक है, वो किताबें आप में से हर बच्चे के पास होना जरूरी है। किताबें तो हमारी कई सारी हैं, मैं एक वीडियो भी आपके सामने डालूंगा। ठीक है। किताबें कई सारी हैं हमारी, लेकिन फिलहाल वो बुक्स जो आपको, हर बच्चे को जिसकी जरूरत है फिलहाल में, ठीक है, वो है, एक सबसे पहले आती है हमारी डिक्शनरी। ठीक है। ये डिक्शनरी है, ये आपके सैटरडे में रहती है। सैटरडे में जो भी वर्क मिलता है वो इसी किताब से मिलता है भाई साहब। ये किताब आपके पास होगी तो आप सुना पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं सुना पाएंगे। इसमें वर्ड्स हैं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उन वर्ड्स का तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन बता के। ठीक है। जब आप वर्ड सुना देते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस भी आपके ग्रुप में डाले जाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि किस वर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। ये डिक्शनरी है, इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबिक भी है, सब कुछ है इसमें। ठीक है। ये डिक्शनरी है एक। दूसरी बुक है आपकी जो फ्राइडे में चलती है। ठीक है। ये ये बुक है हमारी जो फ्राइडे में चलती है। ये हर बच्चे के पास होना लाजमी और ज़रूरी है। इसी बुक में से मैं कंपटीशन प्रोग्राम कराता हूँ।
बच्चों को इसमें से सवालात दिए जाते हैं। तकरीबन इसमें शुरू के 80 और 90 पेजेस तक सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं। असल में होता ये है कि बच्चे को प्रॉब्लम आती है, वो सवाल नहीं कर पाता इंग्लिश में, तो बोल भी नहीं पाता। क्योंकि अंग्रेजी में, किसी भी लैंग्वेज में असल सवाल करना ही होता है। जब बच्चे को सवाल करना आ गया तो जवाब देना तो आसान है, यस नो से जवाब दे देता है। असल सवाल ही करना है। तो बहरहाल इस किताब के अंदर क्वेश्चंस हैं, और गजब किताब है, लाजवाब। आपके हाथ में आएगी तो आप कहेंगे हाँ ये किताब खरीदी है मैंने, और आगे तक काम आने वाली है। सारे टेंसेस, मॉडल्स, पेसिव, सब कुछ इसमें घेरा गया है। इवन इसके अंदर जो प्रीपोजिशंस हैं, ऑन, एट, इन वगैरह, वो सब सेंटेंस इसके अंदर मौजूद हैं। ये आप में से हर बच्चे के पास होना जरूरी है। और एक लास्ट बुक जो आपके लिए नेसेसरी और ज़रूरी है, दैट इज स्टोरी टाइप सेंटेंसेस। ये आप में से हर बच्चे के पास होना ज़रूरी है, हर बच्चे के पास, ठीक है। ये तीनों किताबें आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों किताबों की कीमत 1300 रुपये है। आप अपना एड्रेस भेजिएगा मुकम्मल, और आपको मिल जाएगी। ये जो आपको यहाँ सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी एक किताब अलग है। 6 महीने का पूरा कोर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये उर्दू में एक्सप्लेन्ड है। ये तीनों किताबें जो मैंने आपको दिखाई है वो हिंदी में भी है और उर्दू में भी है, ठीक है। लेकिन ये जो किताब है हमारी ग्रामर की, ये सिर्फ उर्दू में एक्सप्लेन्ड है। पूरे 6 महीने का कोर्स जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये किताब ऑप्शनल है, चाहे तो लें चाहे ना लें, कोई मसला नहीं। एक किताब हमारी है अरेबिक एंड इंग्लिश कन्वर्सेशंस, ठीक है। इजी अरेबिक एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन। इसमें अरेबिक और इंग्लिश के कन्वर्सेशंस हैं। जो अरेबिक जानते हैं बच्चे, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो इसको ले सकते हैं। एक दो किताब हो रहा है, बहरहाल वक्त हो गया, वरना मैं उनका भी इंट्रोडक्शन आपको देता। वो 3 किताबें आप में से हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा उसको आप आज ही ऑर्डर कर लें तो बेहतर है, ताकि वक्त पर आपके पास किताब पहुंच भी जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। किसी भी बच्चे को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, मेरा नंबर ग्रुप में है, ठीक है। एक तो वो नंबर है जिससे आपने एंट्री की है, और एक वो नंबर है उसी ग्रुप में जकरिया सर के नाम से 95 से जो नंबर है वो मेरा अपना पर्सनल है। कभी भी किसी बच्चे को कुछ बात कहनी है, लेकिन व्हाट्सएप पे कहिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। मिलते हैं। सलाम अलैकुम।